लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझ रहे थे। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, जिसका सबसे मेन पर्पस था वायरस से बैक्टीरिया को बचाना। लेकिन आज के टाइम पर उसी आरई का यूज हम बायोटेक के अंदर करने लगे। आरई जब बच्चों डीएनए को काटता है तो ये दो तरह से कट लगा सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये समझेंगे, मोड ऑफ कटिंग। मोड ऑफ कटिंग कैसे बच्चों ये कट लगाता है, मोड ऑफ कटिंग क्या है? मोड ऑफ कटिंग, जब बच्चों ये डीएनए को कट करता है तो इसके दो तरीके होते हैं। इसमें एक आता है ऑब्लिक कट और दूसरा आता है स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट और स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट किसको कहते हैं, इसमें लाइन लिख लीजिए। ऑब्लिक में, इन दिस कट आर ई cut the DNA. In this cut, RE cut the DNA just away from, cut the DNA just away from middle of palindromic sequence. Just away from middle of palindromic sequence. It produce sticky ends. It produce sticky ends. हाँ, स्ट्रेट कट की तरफ देखिएगा। In this cut, RE cut the DNA. RE cut the DNA at the middle of, RE cut the DNA at the middle of palindromic sequence. At the middle of palindromic sequence. It produce blunt end. It produce blunt end. ये बच्चों blunt end प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ऑब्लिक कट, इसका बच्चों एक एग्जांपल हम समझते हैं। इसका एग्जांपल में आता है इको R1। ऑब्लिक कट का सबसे बेस्ट एग्जांपल इको R1। जब हम इको R1 की साइड की बात करते हैं तो इको R1 की साइड मेरे ख्याल से सभी को याद, बताओ क्या होती है? GAATTC। कितने बेस पेयर की? 6। अब बच्चों ये जो 6 बेस पेयर है, ये 6 बेस पेयर का एकदम मिडिल पार्ट, 3 इधर है 3 इधर है, ये मिडिल पार्ट है। जब इको R1 कट लगाएगा तो ये कभी भी मिडिल से नहीं काटता है, मिडिल से थोड़ा अवे। और जब बच्चों ये कट लगाता है तो यहाँ पर ऐसे G और A के बीच में काटेगा। अच्छा, ऊपर G और A के बीच में काटा तो नीचे, हाँ, क्या सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में काटता है? यहाँ बच्चों कट लगाएगा, कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ने के बाद अब ये बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे जैसे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला पार्ट इतना अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट यहां से अलग हुआ तो जी के सामने सी तो रहा, जी के सामने सी तो रहा, ये इतना पार्ट अलग हो गया और यहां से ये पार्ट अलग हो गया। अब यहां पर आप देखोगे पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड है, लेकिन ये इतना जो पार्ट दिख रहा है, क्या ये सिंगल स्ट्रैंड पार्ट दिख रहा है? और ये जो सिंगल स्ट्रैंड पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसी पार्ट का नाम कहा जाता है स्टिकी एंड। स्टिकी बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से जुड़ जाता है, आसानी से चिपक जाता है। चाहे तो आप इसको देखिएगा, ये टी इस ए के साथ, ये टी इस ए के साथ, ए इस टी के साथ, ए इस टी के साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये बड़े आसानी से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और चिपकने वाले इन्हीं एंड्स का नाम स्टिकी एंड। तो ये बच्चों इस तरह के स्टिकी एंड का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्लिक कट की वजह से जब बच्चों ऐसे ऑब्लिक कट लगता है, ऐसे तिरछा कट लगता है, तो ऐसे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। इक्को R1 जब भी काटेगा हमेशा याद रखना कौन सा एंड देता है? स्टिकी एंड। अब बात करती है स्ट्रेट कट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, समाफस्ट। समाफस्ट की जो साइट है वो है CCCGGG। बताओ कितने बेस पेयर की? 6।
इन 6 बेस पेयर का ये मिडिल पार्ट है और समापस इसके मिडिल से ही काटता है। जब इसके मिडिल से काटेगा तो ये दोनों पार्ट एकदम अलग हो जाएंगे। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों एकदम स्ट्रेट काटा है, इसलिए इसको स्ट्रेट कट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर डीएनए इधर देखोगे डबल स्टैंड है, इधर भी डबल स्टैंड, यहाँ सिंगल स्टैंड बना ही नहीं, यहाँ डीएनए डबल स्टैंड ही बना, और इस डबल स्टैंड वाले पार्ट को नाम दिया जाता है ब्लंट एंड। तो दो तरह के एंड होते हैं, एक तो कहलाता है स्टिकी एंड और एक कहलाता है ब्लंट एंड। क्वेश्चन एग्जाम में आता है इको आर1 क्या देता है और समाफस्ट ब्लंट एंड। बायोटेक के हिसाब से कौन बेस्ट है? स्टिक एंड वाले को चूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों आगे हमें इनको ज्वाइन भी करना है और ज्वाइन करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, तो स्टिक एंड वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्लियर? इसको बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट आरी और उनकी यहाँ पर साइट लिखी है। आरी वैसे कितने हैं? 900 से ज्यादा। अब सबकी साइट तो आपसे याद होगी नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आरी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्को आर1। इक्को आर1 की साइट तो मेरे ख्याल से सबको याद होगी, GAATTC। और कभी भूल भी जाओ तो स्टार्टिंग के 3 लेटर याद रखा करो, GAA। अब बच्चों ये ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, फिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर याद है तो 3 कॉम्प्लीमेंट्री बना के आसानी से बता सकते हो। तो इसकी साइट हो जाएगी GATTC। अभी मुझे बताओ, यहां से कट लगाता है, बताओ ये ओब्लिक कट लगाता है, स्टिकी एंड देता है या ब्लंट है? हाँ, तो ये हमने सीखा कि ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। इवन ये जो तीनों एंजाइम मैंने यहाँ लिखे हैं ये तीनों ही स्टिकी एंड देते हैं। स्टिकी एंड में हिंड थर्ड उसकी साइड एएजी है, अच्छा बेम एच की साइड जीजीए टीसीसी है। ये तीनों ही स्टिकी एंड देते हैं। तो स्टिकी एंड वाले के ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर है थर्ड, ये एकदम मिडिल से काटता है, याद करो। जब भी एकदम बीच में से काटेंगे कौन सा है? ब्लंट एंड। बताओ ये भी बीच से काटता है, ब्लंट एंड। इको आर5 भी बीच से काटता है। तो ये जो जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं ब्लंट एंड। एक बार नीट में यहां से क्वेश्चन आ गया था, पूछा गया था कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन में से था इको आर1, हिंड थर्ड, बेम एच1, इको आर5। क्या आंसर जाएगा? इको आर5। ये बच्चों ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो इन पे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। उसमें क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन आते हैं तो वो फिक्स वेरिएबल होते रहते हैं ना, वो कुछ ही नहीं रहती।
यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे आता है ज्वाइनिंग एंजाइम। हम लास्ट क्लास से बच्चों एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ एंजाइम तो मैंने आपको समझा दिए, जैसे हमने लाइटिक एंजाइम समझ लिए, क्लीवेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस समझ लिया। अब हम अगला समझते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम। इसका तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, सभी ज्वाइन करने वाला डीएनए लाइगेज। इस लाइगेज का भी बायोटेक में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी याद रखिएगा। ज्वाइनिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम नाम से समझ में आ रहा है। सिंथेसाइजिंग मतलब जो सिंथेसिस में काम आते हैं। अगर डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करना है, नाम बोलो। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, क्या आरएनए से डीएनए बनता है? एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इससे जो डीएनए बनता है, ऐसे डीएनए का नाम सीडीएनए। और सीडीएनए बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब स्प्लाइसिंग से बचना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सीडीएनए बनाने। तो बायोटेक में कई बार सीडीएनए बनाने पड़ते हैं, और सीडीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका भी बायोटेक में रोल होता है। डीएनए पॉलीमरेज का भी रोल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये भी बायोटेक में यूज किए जाते हैं। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का दूसरा नाम बता सकते हैं? बनाता क्या है ये? डीएनए, लेकिन डिपेंड किस पे? आरएनए। तो आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है ना, इसको भी हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगली कैटेगरी, अगला आता है एल्केलाइन फोस्फेटेज। लिखेगा दिस एंजाइम रितेश, एल्केलाइन फोस्फेटेज लिखिए। दिस एंजाइम रिमूव, दिस एंजाइम रिमूव phosphate group, this enzyme remove phosphate group from 5' end of DNA. Remove phosphate group from 5' end of DNA and prevent recircularization, recircularization, वापस सर्कुलर होने से बचने के लिए prevent recircularization of plasmid, prevent recircularization of plasmid. ये बच्चों मेरे पास एक सर्कुलर डीएनए है, यानी प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमने एक आरी से काटा। जब इसको आरी से काटेंगे तो इसके अंदर यहाँ मान लीजिए ऑब्लिक कट लगा, और ऑब्लिक कट लगते ही ऐसे यहाँ स्टिकी एंड बन गए। आरी ने काटा, बताओ फाइनली क्या बन गए? स्टिकी एंड। जब ये स्टिकी एंड बनते हैं तो इस स्टिकी एंड में यहाँ पर एक तरफ होगा 5' 3' 5' 3'। मैंने आप लोगों को 5 और 3 की पहचान समझा रखी है, याद है? अगर बच्चों यहाँ फॉस्फेट फ्री है तो 5', OH फ्री है तो 3'। अब बच्चों जैसे यहाँ पर ये 5' 3' जनरेट हुए, तो इधर का 5, इधर का 3, इधर का 5, इधर का 3, क्या ये वापस जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अगर ये वापस जुड़ गए तो फिर से ये सर्कुलेट हो जाएगा। अब बच्चों हमें इसको वापस सर्कुलर होने से रोकना है,
तो इसके लिए एक एंजाइम डाला जाता है एल्केलाइन फोस्फेटेज। जैसे ये एल्केलाइन फोस्फेटेज डालते हैं, ये एल्केलाइन फोस्फेटेज यहां से फोस्फेट को हटा देता है, यहां से भी फोस्फेट को हटा देगा, मतलब यहां पर केवल OH OH बचेगा। अब बताओ फोस्फेट नहीं है, और जब फोस्फेट नहीं है तो यहां पर फिर से ये रीज्वाइन नहीं हो सकता, मतलब इसको रीज्वाइन होने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया? एल्केलाइन फोस्फेटेज। एल्केलाइन फोस्फेटेज एग्जैक्टली हटाता किसको है? फोस्फेट को। कौन से एंड से? 5' एंड से फोस्फेट को हटा देता है ताकि ये वापस रिसर्कुलेट ना हो पाए। ऐसे बच्चों बायोटेक में कई सारे एंजाइम काम में लिए जाते हैं। इन सब में से कुछ तो बड़े फेमस है, जैसे एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम में आता है, डीएनए लाइगेज काम में लिए जाते हैं, और भी वो सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, याद है, काइटिनेज, लास्ट क्लास में बता रहा था। ये सारे एंजाइम बायोटेक में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बायोटेक के केवल एंजाइम समझाए। अब बच्चों में बायोटेक में अगला टूल्स आपको सिखाने जा रहा हूं, और वो है वेक्टर। तो नेक्स्ट टूल हम समझने जा रहे हैं सेकंड, और ये सेकंड टूल वेक्टर। अच्छा, वेक्टर नेचर वाइज डीएनए होता है, आरएनए होता है, या प्रोटीन? हाँ, वेक्टर एक डीएनए ही है ना, वेक्टर कोई अलग नहीं है, वेक्टर एक डीएनए है जिसका सबसे मेन पर्पस है डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाना। जो भी हमारी डिजायर्ड जीन होती है उसको होस्ट में पहुंचाने के लिए हमें बच्चों ये एक स्पेशल डीएनए की जरूरत पड़ती है, और ये जो स्पेशल डीएनए मैंने ड्रॉ किया इसी का नाम कहलाता है वेक्टर। तो वेक्टर एक तरह का डीएनए होता है जो डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाता है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज में अब आपको समझाऊंगा। पर एक लाइन लिखो, वेक्टर अ स्पेशल डीएनए, a special DNA which transfer a special DNA which transfer desired gene, a special DNA which transfer desired gene into host cell, which transfer desired gene into host cell। डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने वाला क्या कहलाता है बच्चों? वेक्टर। अब यहां पर आपको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये डिजायर्ड जीन थी, इस डिजायर्ड जीन को लाने के लिए इसको एक आरी से काटा जिसका नाम है इको R1। जब इसको इको R1 से काटते हैं तो इसमें इस तरह के स्टिकी एंड बन जाते हैं। हमने अभी पढ़ा इको R1 कौन से एंड देता है? स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड देने वाला कौन होता है? इको R1। इको R1 की मदद से हमने इस जीन को बाहर निकाला। अब बच्चों हम चाहते हैं ये जो जीन है, ये जीन फाइनली ऐसे बच्चों होस्ट सेल के अंदर चली जाए, ये बच्चों होस्ट सेल में जाए। इसको अगर होस्ट में पहुंचाना है तो क्या हमें स्पेशल डीएनए की जरूरत पड़ेगी? नाम बोलो, वेक्टर। अब बच्चों ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर पे मैंने ऐसे एरो करके यहां लिख दिया इको R1। इससे आप क्या समझोगे? हाँ, यहां पर क्या इको R1 की साइट है, या यहां से इको R1 बनता है? बनता नहीं है, यहाँ इको R1 की साइट है। अच्छा, क्या यहाँ इको R1 काटेगा? उस साइट का नाम सबको याद है, बोलो, GAATTC। तो क्या ये इको R1 की एक तरह से रेस्ट्रिक्शन साइट ही है? ये इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब बच्चों खास बात, अगर आपने डिजायर्ड जीन लाने के लिए इको R1 से काटा, तो जब आप इस वेक्टर को काटोगे तो इस वेक्टर को भी सेम आरी से काटा जाए, इसको भी इको R1 से ही काटें। अच्छा, सेम आरी से काटने का एक बड़ा फायदा है कि जब इसको आप इसके ऊपर जब आप इको R1 डालोगे तो इस वेक्टर में कट लगेगा। बताओ कौन से एंड प्रोड्यूस होंगे? स्टिकी एंड। अब बच्चों इसके स्टिकी एंड और इसके स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ज्वाइन करना आसान हो जाए। तो समझे बच्चों? बताओ दोनों को अलग अलग आरी से काटने या सेम? सेम आरी से काटने का पर्पस स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने ताकि एक दूसरे को ज्वाइन करना आसान है। अच्छा, अलग अलग आरी से काट देते तो क्या होता है? स्टिक एंड अलग बनते, चिपकते ही नहीं, हमें चिपकाना भी तो है। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने वाला एंजाइम लाइगेज। जब लाइगेज इनको ज्वाइन करेगा तो ये डिजायर्ड जीन आएगी, यहां पर आकर इस तरह से ये चिपक जाएगी, और ये जो डीएनए बनेगा इसे हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA बन गया। अच्छा, यहां पर एक खास बात, एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि क्या ये खुद से जुड़ सकता है? अगर बच्चों ये खुद से ही जुड़ गया, खुद से ही लाइगेट हो गया, तो क्या ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया? मतलब यहाँ दो केस हो सकते हैं, या तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट बन सकता है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। दो तरह के यहाँ पर वेक्टर तैयार हो जाते हैं। अब इनको जब होस्ट सेल में पहुंचाते, तो होस्ट सेल में पहुंचाते टाइम मैंने आपको पहले भी सिखाया है, टोटल 3 केस बनते।
ये 3 केस सबको याद होना चाहिए। पहला केस बोलो, दोनों में से कोई नहीं गया, नाम बोलो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा ये वाला चला गया तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये चला गया तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। बताओ कितने केस बने थे? 3। इन 3 में से सबसे मेन कौन है, मतलब हमारे लिए काम का कौन है? क्या ये रिकॉम्बिनेंट हमारे काम का है? तो क्या हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए? इसका सिलेक्शन कुछ सिलेक्टेबल मार्कर से कराते हैं, वो मार्कर जीन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक खास बात हो, यहां पर हमने जो डिजायर्ड जीन डाली, सोच समझ के जवाब देना, कितनी डाल रखी? एक। एक डिजायर्ड जीन पहुंची, क्या एक से बहुत प्रोडक्शन होगा, कंपनी बहुत पैसा कमा लेगी? एक से तो कुछ नहीं होना है। तो क्या हमें इसकी नंबर बढ़ानी पड़ेगी? नंबर बढ़ाने के लिए हमें इसका बच्चों रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। जैसे इसका रेप्लिकेशन करेंगे, मुझे बताओ क्या ये 1 से 2 बन जाएगा? अब इसका रेप्लिकेशन करने के लिए इस वेक्टर में क्या होना चाहिए? तो क्या वेक्टर में ओआरआई साइट होना जरूरी है? बताओ क्यों जरूरी है? ताकि ये रेप्लिकेशन कर जाए। तो रेप्लिकेशन करने के लिए इस वेक्टर के अंदर ओआरआई होना चाहिए। बताओ एक रेप्लिकेशन से कितने बन गए? 2। एक बार और कराओ, 4। तो यहां पर बच्चों ऐसे हम इसके नंबर बढ़ाते जाएंगे। अच्छा यहां पर ये जो जीन है, सोच समझ के जाते हैं, ये जीन ये जीन ये जीन ये जीन अलग है या सेम? क्या हमने उसकी कई सारी कॉपी बना ली? एक जीन की कई कॉपी बनाना, इससे कहते हैं जीन क्लोनिंग। हमने जीन की क्या कर दी? क्लोनिंग। उसके हमने कई सारे क्लोन तैयार कर दिए, और इस क्लोन को तैयार करने में कौन सी साइट ने मदद की? ओआरआई। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ओआरआई साइट क्या जीन क्लोनिंग कराती है, मतलब डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ाता है। अच्छा इस नंबर बढ़ाने के लिए हमने पीसीआर काम नहीं क्यों लिए? हाँ, पीसीआर सेल के अंदर काम नहीं करता, पीसीआर तो सेल के बाहर। तो सेल के अंदर नंबर बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, ओआरआई तो होना ही चाहिए। अच्छा इस ओआरआई की वजह से एक बात और आपने नोटिस की, क्या इस प्लाज्मिड की नंबर भी तो बढ़ी है? बताओ प्लाज्मिड की कितनी कॉपी हो गई? 4। एक बार और रेप्लिकेशन करो, तो क्या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर भी बढ़ रही है? कौन बढ़ा रहा है? ओआरआई। साथ ही साथ यहाँ कितनी कॉपी रखना है? 4 कॉपी रखना है, 10 रखना है, 50 रखना है या 100 रखना है? कितनी कॉपी मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, ये काम भी ओआरआई ही करता है। यानी देखा जाए तो ओआरआई के यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन है। ओआरआई के फंक्शन एक बार फिर सुनना, क्या ओआरआई डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग करता है? ओआरआई क्या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ाता है? और प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को कंट्रोल भी करता है। ये सारे काम कौन करता है? ओआरआई। तो ओआरआई होना क्या मस्ट है? तो जो भी वेक्टर आपने, इस वेक्टर के अंदर सबसे पहला ओआरआई होना जरूरी है। अच्छा एक बात ध्यान देना सभी, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। एनसीईआरटी कहती है डिजायर्ड जीन को ओआरआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। डिजायर्ड जीन को ओआरआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। अब बच्चे इसका क्या मीनिंग सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो डिजायर्ड जीन है वो इस ओआरआई के, मान लीजिए ये ओआरआई है, तो डिजायर्ड जीन को क्या इस ओआरआई के अंदर जोड़ देते? क्या डिजायर्ड जीन को ओआरआई के अंदर जोड़ देते? अगर डिजायर्ड जीन को ओआरआई के अंदर ही जोड़ दोगे, अरे ओआरआई ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बताओ क्या ओआरआई के अंदर लिंक करते हैं? नहीं। ओआरआई से लिंक करने का मतलब है कि मान लो डिजायर्ड जीन यहां जुड़ी है, तो इनडायरेक्टली ये ओआरआई के साथ लिंक ही है, क्योंकि यहां से जब रेप्लिकेशन चालू होगा तो साथ साथ इसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। अरे बात समझे? एक बार फिर ध्यान सुनना, क्या डिजायर्ड जीन को ओआरआई के अंदर ही डाल देते? ओआरआई के अंदर नहीं डालते। फिर एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है कि ओआरआई के साथ लिंक कर देते? लिंक करने का होता है उसके साथ इनडायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, ताकि यहां से रेप्लिकेशन चालू हो तो साथ साथ इसके साथ इसका भी रेप्लिकेशन हो जाए, तो इनडायरेक्ट तरीके से उसको लिंक किया जाता है। अरे बात समझ में? लिखिएगा, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की टोटल 3 प्रॉपर्टीज है। इन 3 प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, ओआरआई साइड। ओआरआई साइड लिखिए, दिस साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर increase the increase the increase the number of desired gene, increase the number of desired gene in the cell, in the host cell, increase the number of desired gene in the host cell. This is called, this is called gene cloning.
दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। इसी को बच्चों हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। आगे देखिए, ORI साइट, ORI site also important for increase and control. ORI site also important for increase and control the copy number of plasmid. Increase and control the copy number of plasmid. प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को बढ़ाता भी है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। पहला था ORI, दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन लिखिएगा, दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर selection of transformant with recombinant cell. ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इन एग्जांपल में सबसे पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल याद रखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इन एंटीबायोटिक में भी जैसे हो सकता है, मैंने यहां लिखा AMPR। AMPR का फुल फॉर्म बोलो, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसी तरह से मैंने लिखा TERR, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। TERR का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगला आता है NEOR। NEOR का मतलब नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन। और भी होते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक। बस इतना याद रखो, जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है वो कौन सी है? सिलेक्टेबल मार्कर। इसी सिलेक्टेबल मार्कर में एक एग्जांपल और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेग जेड। याद है? लेग जेड परमिएज बनाता है, परमिएज नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला कौन है बच्चों? लेग जेड। ये लेग जेड भी सिलेक्टेबल मार्कर होता है। तो ये जो बच्चों आपने वेक्टर लिया है, इस वेक्टर के अंदर यहां पर ऐसे एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ऐसे जीन होनी चाहिए। ऐसे बच्चों जीन होनी चाहिए। और ये जीन क्यों चाहिए? ताकि हम इन तीनों में से इसका सिलेक्शन कर सकें, ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट। अरे हमें इसका सिलेक्शन करना है। अब बात आती है इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। इसका सिलेक्शन करना डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। एनसीईआरटी में तो यहीं पे लिखा है, लेकिन मैं इसको यहां नहीं समझा रहा हूं। इसको मैं आगे जब प्रोसेस समझाऊंगा तो वहां समझा दूंगा। अभी आप मुझसे पूछना भी मत, मैं अपने आप से बता दूंगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट थर्ड, ये भी एक बड़ी मेन प्रॉपर्टी है, क्लोनिंग साइट। अब ये क्लोनिंग साइट क्या होती है समझिएगा। क्लोनिंग साइट बच्चों वो साइट है जहां पर डिजायर्ड जीन वेक्टर में जुड़ती है। जहां पर भी डिजायर्ड जीन वेक्टर में जुड़ेगी उसी साइट का नाम क्लोनिंग साइट। जैसे बच्चों इसको ऐसे समझिएगा, हमने इसको जब इक्को R1 से कट किया, इक्को R1 ने यहां काटा, मैं नहीं बताऊंगा इक्को R1 ने यहां क्यों काटा। क्या इक्को R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट यही है? जब बच्चों इक्को R1 ने यहां पे काट दिया तो यहां पे कट लग गया, ये बच्चों ऐसे यहां पर कट लग गया, तो ये इक्को R1 की क्या रेस्ट्रिक्शन साइट थी? अब जवाब देना, ये जो डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन आती है और देखा जाए तो यहीं पर आकर जुड़ती है। डिजायर्ड जीन क्या इसी एरिया में आकर जुड़ रही? तो जहां पर आकर ये डिजायर्ड जीन अब आके जुड़ेगी, जहां ये डिजायर्ड जीन आके जुड़ेगी, ये जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को नाम दिया जाता है क्लोनिंग साइट। मतलब जहां पर ये डिजायर्ड जीन आके लिंक हो जाएगी उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। और क्लोनिंग साइट कोई और साइट नहीं, देखा जाए तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। मतलब जहां पर आरई ने कट लगाया, क्या डिजायर्ड जीन वहीं आके जुड़ी है, और जहां ये डिजायर्ड जीन आके जुड़ गए इसी साइट का नाम क्लोनिंग साइट।
कभी आपसे पूछे क्लोनिंग साइट क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट कुछ और नहीं, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन साइट, उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। अब बच्चों यहां पर ये डिजायर्ड जीन यहां जुड़ी और इस वेक्टर ने होस्ट सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को पहुंचा दिया। इस वेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया, डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक दूसरा डीएनए और लिया, ये दूसरा डीएनए लिया, इस दूसरे डीएनए में से डिजायर्ड जीन को लाने के लिए मैंने इसको बेम H1 से कट किया। अच्छा, जैसे बेम H1 से कट किया, इसके अंदर स्टिकी एंड बन गए। अब सभी बच्चे जवाब देना, इस वेक्टर को किससे काटे? आपने जवाब दिया, क्या सेम आरी से काटना जरूरी है? बताओ क्यों काटना जरूरी है? अभी मैं आपको समझाता, स्टिकी एंड क्या कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। अब मैंने जैसे इसके ऊपर बेम H1 डाला, बताओ कहां से काटेगा? जहां उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। लेकिन इस वेक्टर पे अभी आप देखो केवल इक्को R1 की साइट है, बाकी बेम H1 की साइट इस वेक्टर पे है ही नहीं। बेम H1 की साइट इस पे ही नहीं। अगर मैं इसको बेम H1 के ऊपर बेम H1 लेके इसके ऊपर डाल भी दूं, ये कटेगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं कटेगा? उसकी साइट नहीं। अच्छा, मैं इसके ऊपर 1 किलो बेम H1 डाल दूं, अब तो कटेगा। कितना ही आरी डाल दो, ये कट ही नहीं हो सकता। तो बताओ यहां पर क्या ये सर्कुलर का सर्कुलर ही रहेगा, क्योंकि उसकी साइट नहीं है। अच्छा, जब ये कटा ही नहीं तो क्या डिजायर जीन इसके साथ जुड़ पाएगी? डिजायर्ड जीन जब लाइगेट नहीं हो पाई तो ये वेक्टर इस जीन को होस्ट में पहुंचा ही नहीं सकता। मतलब इस वेक्टर ने इस जीन को तो होस्ट में पहुंचा दिया, लेकिन यही वेक्टर इस जीन को होस्ट में नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि इसके पास बेम H1 की साइट नहीं। वेक्टर की खासियत ये होनी चाहिए कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए। मतलब वो बहुत सारी जीन को होस्ट में पहुंचाने में कैपेबल होना चाहिए, बहुत सारी जीन को पहुंचाए। मतलब इस जीन को भी होस्ट में पहुंचाए, इसको भी पहुंचाए, और जीन को भी होस्ट में पहुंचाए। ज्यादा जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए इसके पास कई आरी की साइट होनी चाहिए। कहने की मेरी इतनी सी बात है, अगर इसके पास इक्को R1 की साइट है तो इसके पास क्या बेम H1 की साइट भी होनी चाहिए? क्या इसके पास हिंड थर्ड इसकी भी साइट होनी चाहिए? क्या इसके पास PST फर्स्ट इसकी भी साइट होनी चाहिए? मतलब एक आरी की नहीं, बहुत सारे आरी की साइट होनी चाहिए। क्या समझ रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? वेक्टर के पास एक आरी की साइट होनी चाहिए, बहुत सारे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जीन को होस्ट में पहुंचा सके। अब बच्चों मैंने क्या समझदारी दिखाई? मैंने ये समझदारी दिखाई कि इसमें इक्को R1 की एक साइड तो थी, लेकिन इसमें क्या मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें इक्को R1 की एक साइड और लगा दी, मैंने इक्को R1 की एक साइड और लगा दी, इक्को R1 की एक साइड और लगा दी, मैंने इक्को R1 की ज्यादा साइडें कर दी। अब जैसे मैं इसके ऊपर इक्को R1 डालूंगा, मुझे बताओ क्या ये यहां से कटेगा, यहां से, यहां से, यहां से? क्या ये कई जगहों से कट गया? और जब बहुत सारी जगहों से कट गया तो इस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब बच्चों इसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो इन टुकड़ों को लेकर हम बस बैठे ही रहेंगे, इसको चिपकाना भारी पड़ जाएगा। अरे बात समझे ना? तो हमने क्या सीखा, वेक्टर के पास, ध्यान से सुनना, एक आरी की साइट होनी चाहिए बहुत सारी। ध्यान से सुनना, वेक्टर के पास एक आरी की साइट होनी चाहिए बहुत सारे, बहुत सारे, लेकिन एक ही होनी चाहिए। कुछ समझे क्या सीखा मैंने? वेक्टर के पास एक आरी की साइड चाहिए बहुत सारे, लेकिन एक की, अच्छा एक की ज्यादा होने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो गए तो चिपकाना भारी पड़ जाएगा, ये लाइगेट नहीं हो पाएगा, लाइगेशन की प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हमने सीखा क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं, क्लियर हुआ सबको? बताओ, जहां ये डिजायर्ड जीन जुड़ेगी इस साइट का नाम क्लोनिंग साइट। अरे जहां ये इंसर्ट होती है ना, उसी साइट का नाम क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट एक्चुअली में है क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट। अरे बात समझ में? तो इसमें लिख लो, क्लोनिंग साइट, साइट ऑफ वेक्टर, साइट ऑफ वेक्टर वेयर desired gene, site of vector where desired gene is to be inserted, site of vector where desired gene is to be inserted. अब देखो, cloning site actually a cloning site actually a restriction site, cloning site actually a restriction site where RE cut the DNA,
क्लोनिंग साइट एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन साइट वेयर आर कट करती है। एक पॉइंट लिखिए, अ वेक्टर should have restriction site for a vector should have restriction site for many enzymes. A vector should have restriction site for many enzymes, but only one restriction site, but only one restriction site for each enzyme, but only one restriction site for each enzyme. Example, if a vector have many restriction site for a single RE, if a vector have many restriction site for a single RE, it will break into several fragments. It will break into several fragments, which will complicate the process of ligation. बताओ, एक वेक्टर में बहुत सारे, एक ही आरी की बहुत सारी साइट हो तो क्या होगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे जिससे वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। अभी मैंने आपको वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी बताई, क्या तीनों प्रॉपर्टी याद रहेगी? बिल्कुल याद होना ही चाहिए अच्छे से। पहली बोलो, ORI होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, क्या डिजायर्ड जीन की नंबर बढ़ा सके, सीधे शब्दों में बोले तो उसकी क्लोनिंग कर सके। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर, किसका सिलेक्शन करना है, ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल एम्पिसिलिन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और लेग। और तीसरा था क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बताओ क्यों होनी चाहिए, ताकि यहां पर ही डिजायर्ड जीन को हम जोड़ सके। तो वेक्टर के अंदर बच्चों ऐसे 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात आती है वेक्टर के कौन कौन से एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ऑफ वेक्टर। इन एग्जांपल में सबसे पहली कैटेगरी वेक्टर की फर्स्ट कैटेगरी, और ये फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है प्लाज्मिड। एग्जांपल में सबसे फर्स्ट कैटेगरी प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड सभी बताना, सिंगल स्टैंड होता है, डबल, लीनियर, सर्कुलर, क्या मेन डीएनए के अलावा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो लिख लो, डबल स्टैंड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डबल स्टैंड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब बच्चों जो वेक्टर होते हैं, इनमें पहला नंबर हम समझ रहे हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में भी फर्स्ट ले लिया मैंने, वो है PBR 322। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज 10 का लगा देना इसको। PBR 322, PBR प्लाज्मिड ऑफ, फुल फॉर्म इसका प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज। प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज। अच्छा, ये दोनों साइंटिस्ट है, बोलीवर और रोड्रिगुइज, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया था। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता, P इधर से B इधर से R, शॉर्ट में क्या बन गया, PBR। तो प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज, PBR। अच्छा, ये जो PBR होता है, प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज ने बनाया था, ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता। ये PBR किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 2 प्लाज्मिड लिए, जैसे एक प्लाज्मिड लिया, दूसरा प्लाज्मिड लिया, उन प्लाज्मिड को आपस में जोड़ा, मॉडिफाइड किया और ये तैयार किया। मतलब ये कभी भी आपको नेचुरली नहीं मिलता, ये मॉडिफाइड करके तैयार किया गया है। तो ये नेचुरल नहीं है, ये एक मॉडिफाइड
प्लाज्मिड है, ये नेचुरल नहीं है। ये कौन सा है बच्चों? मॉडिफाइड प्लाज्मिड, ये नेचुरल नहीं होता। अच्छा, इस पीबीआर का सबसे मेन यूज है कि ये यूज किया जाता है जब जीन ट्रांसफर करना हो बैक्टीरिया। यूज जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, हर जगह काम में नहीं आएगा। अगर आपको बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना है तो आप पीबीआर का यूज करें। अगर आप चाहते हैं हमारी बॉडी में जीन पहुंचाए और आप सोचो कि पीबीआर से पहुंचा दे, संभव नहीं। बताओ पीबीआर कब काम में लेना है? बैक्टीरिया में। आगे मैं पूछूं, बैक्टीरिया में जीन पहुंचानी, याद आना चाहिए पीबीआर। अच्छा, प्लाज्मिड में और भी प्लाज्मिड होते हैं, जैसे इसी में ही एक बड़ा फेमस नाम और भी आता है PUC18, और इसी तरह से मिलता जुलता नाम है PUC19। PUC18, PUC19 ये भी बड़े फेमस अक्षर है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकते हैं। PUC का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मिलकर इसको तैयार किया। तो ये भी बच्चों मॉडिफाइड ही है, नेचुरल नहीं है। तो ये भी एक तरह का मॉडिफाइड प्लाज्मिड ही है। नहीं, ये कभी आ सकता है, ऑप्शन में आ जाता है, कभी नहीं आया। तो एम्स में तो आते थे, एम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते थे, थोड़ा सा लिंक सेट किया जाते थे। मॉडिफाइड प्लाज्मिड। अच्छा, इसका यूज क्या किया जाता है? यूज आता है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। ये भी बच्चों बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने में काम आता है। वो जो मैं सिलेक्टेबल मार्कर अभी दिखा था ना, लेग जेड, वो लेग जेड इन्हीं के पास होती है। एनसीईआरटी ने उससे सिलेक्शन तो बता रखा है लेग जेड से, लेकिन उस वेक्टर का नाम नहीं लिखा है। एक्चुअली में वो वेक्टर कौन सा है? PUC1819 ने उसी सिलेक्शन करवा रखा है। इसी तरह से अगले नंबर पे आता है TI प्लाज्मिड, और इससे मिलता जुलता नाम RI प्लाज्मिड। अच्छा, TI का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, और RI का मतलब होता है रूट इंड्यूसिंग। एक ट्यूमर इंड्यूसिंग है और दूसरा रूट इंड्यूसिंग है। तो TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। अच्छा, ये जो दोनों प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं, ये एक बैक्टीरिया में ही मिलते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम शायद आपको याद हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। उस बैक्टीरिया के अंदर ये मिलते हैं। तो बताओ ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? ये दोनों नेचुरल है, ये नेचुरल प्लाज्मिड, नेचुरल प्लाज्मिड है। याद रखना पीबीआर के साथ मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड, वो नेचुरल नहीं मिलते, ये नेचुरल नहीं मिलते, लेकिन ये नेचुरल होता है। और इसका यूज क्या है? जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट्स। याद रखना, प्लांट में भी स्पेशली कौन सा? डाइकोट, मोनोकोट में काम नहीं आता। तो डाइकोट प्लांट में अगर जीन पहुंचाना है तो इसके लिए हम RI और TI प्लाज्मिड देते हैं। और ये RI TI प्लाज्मिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बनाए इस तरह। इन दोनों प्लाज्मिड को डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब प्लांट में जीन पहुंचाऊंगा तब डिटेल में इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं की हेल्प से पहुंचाएंगे। क्लियर? अब इन सब में से आपके एनसीईआरटी में डिटेल में अभी जो समझा रखा है वो है पीबीआर। तो मैं पीबीआर को समझाता हूँ, TI RI को आगे समझाएंगे, PUC नहीं पढ़ेंगे ना, ये तो बस नाम लिख लिया। पीबीआर के बारे में पढ़ते हैं। ये बच्चों मैंने आपके सामने जो वेक्टर बनाया है ये एग्जैक्टली वही PBR 322 ही है। इस PBR 322 को आप ध्यान से देखोगे तो बताइए सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड? ये डीएनए है या आरएनए? हाँ, कभी कभी ये पूछ लेंगे पीबीआर क्या है? डीएनए ही है, डबल स्टैंड डीएनए, सर्कुलर है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर एक साइट है जिसका नाम आप जानते हैं, ORI साइट। ORI का फुल फॉर्म ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इससे बच्चों कुछ डिस्टेंस पर यहाँ दो स्पेशल जीन है, जिसमें एक आती है एम्फिसिलिन और दूसरी आती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अच्छा, ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, बताइए क्या ये सिलेक्टेबल मार्कर है? तो ये दोनों कहलाती हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे, PBR 322 में सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन है? आपको दोनों नाम याद रखना है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। क्या इसमें लेगजेड है? तो यहाँ लेगजेड सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता, लेगजेड तो इनके अंदर होता है, PUC के अंदर होता है। याद रखना, इसमें लेगजेड नहीं है। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन? एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। इसी के अंदर बच्चों थोड़े डिस्टेंस पर एक जीन और मिलती है जिसका नाम है ROP। ये जो ROP जीन है, इस ROP का फुल फॉर्म होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये बच्चों प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम कहते हैं ROP।
अब बच्चों ये आरओपी जीन करती क्या है? ये जो यहाँ पे आरओपी जीन है, इस जीन से सबसे पहले बनता है आरएनए। आरएनए से बोलो प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बने हैं किससे बने? आरओपी से। तो आरओपी से जो प्रोटीन बने, ये प्रोटीन जाके ओआरआई साइट पे जुड़ते हैं और ओआरआई साइट से जुड़ने के बाद इसका रेप्लिकेशन कराते हैं। तो बताओ इस जीन का जो प्रोटीन बना है फाइनली कहां काम आता है? रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाली जीन, इसलिए इसको लिखा भी गया है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चों एनसीईआरटी में ये पीबीआर का पूरा डायग्राम दिया था। उसमें पूछा था ये ए क्या है, बी क्या है, सी कैसे। उन्होंने लिखा था ये आरओपी पूछा था। तो आरओपी का फुल फॉर्म उन्होंने दिया था, आरओपी रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करता है ना। ये तो रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ये ध्यान रखना, ये रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ये क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड है। हाँ तो उन्होंने इसी तरह से वहां पे फुल फॉर्म दिया होता। तो ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड से रिलेटेड होता है। अब बच्चों ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर मैंने यहां पर ऐसे एरो करके यहां लिख दिया एच, यहां लिख दिया मैंने हिंड थर्ड, यहां पे लिख दिया मैंने इको R1 और यहां पे लिख दिया मैंने CLA फर्स्ट। बताओ इसका क्या मतलब समझा? क्या यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट है? बताओ यहां पर किसकी है? इको R1, क्ले फर्स्ट, हिंड थर्ड। ये क्ले फर्स्ट क्या है? आरी। ये भी आरी ही है। आरी तो हमने पता 900 से ज्यादा है। इसी में बच्चों एम्फिसिलिन के यहां पर मैंने एरो करके लिख दिया PST फर्स्ट। एम्फिसिलिन में थोड़ी डिस्टेंस पे लिख दिया PVU फर्स्ट। यहां पे थोड़ी डिस्टेंस पे लिख दिया BAMH1 और इसके ठीक नीचे थोड़ा लिख दिया साल फर्स्ट। और एक और यहां पर PVU सेकंड, PVU सेकंड लिख दिया। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे इसके ऊपर BAMH1 डाला, क्या यहां से कटेगा? बताओ यहां से क्यों कटेगा? उसकी साइट यहां है। और जैसे ये कटेगा तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन की जीन टूट जाएगी? अरे जैसे कटेगा टेट्रासाइक्लिन की जीन टूट जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से आरई से डिस्टर्ब हो सकती है? BAMH1 साल्फास। अरे बात समझ में? ये नाम याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे वो, वहां एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि किससे टूटा था। तो टेट्रासाइक्लिन 2 से डिस्टर्ब होता है, किस किस से? BAMH1 साल्फास। अब बताइए ये एम्फिसिलिन की जीन है, किस किस से कट हो सकती है? PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, PP वाले हैं। एम्फिसिलिन में याद रखना कौन से वाले? PP वाले। तो ये PP वाले से एम्फिसिलिन की जीन डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा अगर मैं इसके ऊपर इको R1 डालता हूं, ध्यान देना सभी, इको R1 डालने पर एम्फिसिलिन की जीन टूटेगी या टेट्रासाइक्लिन? किसी की भी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि इको R1 की साइट ना तो एम्फिसिलिन के बीच में है ना टेट्रासाइक्लिन के बीच में है, तो अलग ही है। तो इको R1 से तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे बात समझ में? तो ये याद ध्यान रखना कि किससे कौन डिस्टर्ब होता है। अच्छा इस पूरे वेक्टर में टोटल कितने आरई की साइट है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितने आरई की साइट है? 8। ये 8 आरई याद रखना है आपको, इसमें 8 आरई की साइट होती है। वैसे होता ज्यादा ही है, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना रखा है उसमें 8 साइट दे रखी है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 बता देंगे कि 8 आरई की यहाँ साइट है, होती ज्यादा है लेकिन। अच्छा यहां पर हम इसकी अब तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करें। वेक्टर की तीनों प्रॉपर्टी याद है? बताओ पहली बोलो ORI, ये ORI साइट है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड बोलो सिलेक्टेबल मार्कर, कौन कौन है? एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, क्या दोनों सिलेक्टेबल मार्कर भी है? चलिए थर्ड बोलो क्लोनिक साइट। क्लोनिक साइट किसको कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। ये जितनी भी रेस्ट्रिक्शन साइट है क्या ये सारी क्लोनिक साइट की है? अच्छा एक बात ध्यान सुनना, एक आरई की साइट है या बहुत सारे की? तो क्या इसमें मल्टीपल क्लोनिक साइट है? लेकिन खास बात एक की। अच्छा इको R1 की कितनी है? अच्छा एक में मजा नहीं आ रहा, क्या मैं एक दो लगा दूं? अगर हम इको R1 की ज्यादा साइड कर देंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो गया तो चिपकाना भारी पड़ जाएगा। तो बताइए क्या इसमें सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? इसका मतलब ये सबसे बेस्ट वेक्टर है। और ये पीबीआर का डायग्राम एक बार घर जाके फिर बनाना है, बिल्कुल घर जाके एक बार रफली वहां बना के देखना कौन सी साइड कहां, याद भी रखना है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो, PVU सेकंड से कौन डिस्टर्ब होगा? कौन सा? आरओपी। साल फर्स्ट से टेट्रासाइक्लिन, PST फर्स्ट से एम्फिसिलिन, BAMH1 से टेट्रासाइक्लिन, इको R1 से कोई नहीं, क्योंकि इको R1 की साइड दोनों के बीच में नहीं है।
अच्छा, जब हम जीन डालेंगे तो ये मान लीजिए मेरे पास एक डिजायर्ड जीन है, क्या इस डिजायर्ड जीन को ओआरआई में डाल दूं? तो यहां जोड़ देना ज्यादा अच्छा है, ओआरआई में लिंक कर दो। अरे ओआरआई डिस्टर्ब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जो जीन डालते हैं ना जनरली, या तो एम्फीसिलिन के यहां बीच में डालेंगे या टेट्रासाइक्लिन के बीच में डालेंगे, ताकि हमें सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है डिटेल में तो हम आगे समझेंगे। ये जो वेक्टर बताया क्लियर हुआ? अब बच्चों ये जो प्लाज्मिड में आपको समझा रहा हूं, इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि ये बड़ी जीन को नहीं पहुंचा सकते। मतलब छोटी साइज की जीन है तो उसके लिए बेस्ट है। कितने साइज की जीन पहुंचा सकते हैं तो लिख लीजिएगा, डिजायर्ड जीन, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, size of desired gene transferred by size of desired gene transferred by plasmid is 0.5 kb to 8 kb। अगर 0.5 से 8 kb के बीच की जीन है तब तो हम इसका यूज कर लेंगे प्लाज्मिड का। लेकिन मान लीजिए बच्चों ये जीन जो है थोड़ी सी बड़ी साइज की है, मान लीजिए जीन बड़ी साइज की है, ये मान लेते सिखाने के लिए मैंने कह दिया 20 kb की है, तो अब आप प्लाज्मिड का यूज नहीं कर पाओगे। बताओ प्लाज्मिड कब यूज करना है? जब जीन छोटी साइज की पहुंचाना हो। लेकिन अगर जीन की साइज थोड़ी बड़ी हो जाए तो प्लाज्मिड काम में नहीं आता, अब तो हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे अब हमें हेल्प करने के लिए आ रहा है नया प्लाज्मिड, नया वेक्टर। और वो नया वेक्टर हम लेते हैं सेकंड नंबर पे, वायरस। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो बच्चों वेक्टर का काम कर सकते हैं, वायरस भी वेक्टर का काम करते हैं। इन वायरस में सबसे पहले नंबर पे हम समझते हैं और वो है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। ये बच्चों लैम्बडा बैक्टीरियोफेज तब काम में लेना होता है जब जीन ट्रांसफर करना है, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ही जीन पहुंचाना है तो हम वायरस भी काम में ले सकते हैं, और उस वायरस का नाम याद रखना लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। अगर बच्चों हमारे पास एनिमल है और हम चाहते हैं एनिमल में जीन पहुंचाए, तो उसके लिए एक बड़ा फेमस वेक्टर काम में लिया जाता है जिसका नाम है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस का यूज है जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स। एनिमल्स स्पेशली हम बात करें ह्यूमन, ह्यूमन में जीन पहुंचाना है तो इसके लिए हम रिट्रोवायरस का यूज करते हैं। इस पे बच्चों 8-10 स्टार लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। एनिमल में जीन पहुंचाने के लिए कौन सा वायरस काम में लेते हैं? रेट्रोवायरस। कभी आपसे पूछे क्या वायरस वेक्टर का काम करता है? कोई जान पहचान का एग्जांपल? रेट्रोवायरस, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, ये सब वेक्टर ही है। ये वायरस एक तरह के वेक्टर ही होते हैं। एक बार बच्चों नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था ह्यूमन की टी लिम्फोसाइट में जीन पहुंचाना है, ह्यूमन की टी लिम्फोसाइट में जीन पहुंचाना है, रेट्रोवायरस। अरे ह्यूमन की टी लिम्फोसाइट नहीं, किसी भी सेल में पहुंचाना हो, वेक्टर कौन सा लेंगे? रेट्रोवायरस। हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। इसी तरह से इसमें एक और आता है और वो है CAMV। CAMV का मतलब होता है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस तब काम में लेना जब जीन ट्रांसफर करना हो प्लांट्स के अंदर। अगर आप प्लांट में जीन पहुंचाना चाहते हैं तो आप कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का यूज कर सकते हैं। यह भी एज अ वेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे वायरस भी बहुत सारे। अच्छा, वायरस की खास बात क्या है? ये बच्चों जो जीन पहुंचाते हैं थोड़ी सी बड़ी साइज लिखेगा, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। साइज ऑफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर बाय वायरस, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर बाय वायरस। वायरस से जो डिजायर्ड जीन पहुंचाते हैं उसकी साइज 9 kb से 23 kb की रेंज में। ये साइज कभी नहीं पूछी जाती है, बस ये तो आपको सिखाने के लिए कि हाँ बड़ी जीन पहुंचाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए 23 से भी और बड़ी जीन है, तो फिर हम इन वायरस का भी नहीं किसी और की हेल्प लेंगे और यहां काम में लेते हैं कॉस्मिड। कॉस्मिड भी एक तरह का वेक्टर होता है। ये भी बच्चों आर्टिफिशियल है। कॉस्मिड जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? वायरस और प्लाज्मिड को मिक्स किया जाता है। इस वायरस की एक साइट होती है जिसका नाम है कोस साइट। तो वायरस की कोस साइट प्लस प्लाज्मिड को मिक्स करके नाम बन गया कॉस्मिड। कॉस्मिड दो चीजों को जोड़ के बनाया गया, किस किस को? वायरस और प्लाज्मिड दोनों को मिक्स करके कॉस्मिड बना दिया। ये भी जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। अच्छा, अगर आपको थोड़ी और बड़ी जीन पहुंचानी है तो इसके लिए फिर हम काम में लेते हैं बेक। बेक का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरिया में जीन पहुंचाता है। अच्छा, यीस्ट में पहुंचाना हो तो
यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर आपको मेमल्स में पहुंचाना है तो मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ऐसे और भी वेक्टर होते हैं। यानी ये नहीं सोचना कि वेक्टर हमेशा प्लाज्मिड ही है। हम जब भी बच्चों वेक्टर बोलते हैं सब बच्चों के दिमाग में एक ही आंसर आता है, प्लाज्मिड। लेकिन प्लाज्मिड के अलावा ऐसे बहुत सारे वेक्टर है। वायरस है, कॉस्मिड है, फैगमिड है, बेक है, येक है, मेक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो बच्चों मैंने कुछ नाम बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे। इन सब में से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से दिए? बेक और ये। एनिमल में जीन पहुंचाना तो रेट्रोवायरस, प्लांट में तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, और वायरस पूछे तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। अरे बात समझे ना? तो ये सब नाम ध्यान रखना, बट इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके, इंपॉर्टेंट है सारे। वैसे मैंने कहा ना बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ खास स्टैंडर्ड नाम आपको बताया। अब हमारे पास वेक्टर तो बहुत सारे हैं। हमारे पास जो वेक्टर है ये कई सारे हैं। जैसे हमारे पास वेक्टर में सिखाने के लिए मैंने ले लिया पीबीआर है, हमारे पास लेमडा बैक्टीरियोफेज है, टीआई प्लाज्मिड है, रिट्रोवायरस है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ऐसे बहुत सारे। अब बच्चों मान लीजिए मुझे जीन पहुंचाना है। आज मैं चाहता हूं कि मैं बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना चाहता हूं। बताओ होस्ट क्या है हमारे लिए? बैक्टीरिया। अब सोच समझ के जवाब देना। क्या हम टीआई का यूज करें, रिट्रो, येक, पीबीआर, लेमडा बैक्टीरियोफेज? तो हमें इन सब में से कौन सा वेक्टर लेना है, ये होस्ट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके लिए होस्ट क्या है। तो साइंटिस्ट लोग पहले ये देखते हैं कि हमें जीन किस में पहुंचाना है। जैसे उन्होंने कहा बैक्टीरिया में, तो वो कहा इनको हटा दो, हमें इनका यूज करना है। अच्छा, अब इनमें से भी कौन सा लेना है, ये डिसाइड किया जाता है साइज क्या है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास जो डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन की साइज 20 केबी की है। अच्छा, पीबीआर काम में नहीं लेंगे क्योंकि पीबीआर तो मैक्सिमम 8 केबी तक पहुंचा सकता है। अगर आपको थोड़ी बड़ी जीन को पहुंचाना है तो आप पीबीआर नहीं, फिर किसका यूज करेंगे? लेमडा। तो आप लोगों को इन सब में से कौन सा वेक्टर चूज करना है, दो बातों से डिसाइड होता है। क्या क्या बातें डिसाइड करती है? एक तो होस्ट क्या है, और दूसरा डिजायर्ड जीन की साइज क्या है। तो क्या लिखना? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन, पहला साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, और दूसरा होस्ट सेल, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन और दूसरा होस्ट सेल। अब हम बच्चों थर्ड टूल के बारे में समझेंगे, और वो है होस्ट सेल। होस्ट सेल बताइए किसे कहते हैं? जिसके अंदर से हम डिजायर्ड जीन बाहर निकालते हैं? नहीं, जिसके अंदर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये होस्ट सेल क्या बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट, प्लांट, एनिमल, बस इतना लिख दो, एनी लिविंग सेल। हाँ, वायरस भी हो सकते हैं, वायरस में पहुंचा सकते हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं, लिविंग के अंदर ट्रांसफर करवा सकते, बस वो लिविंग होना चाहिए, एनी लिविंग सेल। नेक्स्ट आता है थर्ड के बाद अगला टूल 4, और वो है डिजायर्ड जीन। बायोटेक के हमारे पास 4 टूल थे, 3 टूल तो मैं समझा चुका हूं, चौथा डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन इसी को ही हम एलियन डीएनए भी कहते हैं, एलियन डीएनए, या इसी को हम फॉरेन डीएनए, या इसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। अब बच्चों ये एलियन डीएनए जो होता है, डिजायर्ड जीन कहां से लाती है, कहां से लाए और कैसे लाए, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए बच्चों हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहली जरूरत हमें यह है कि हम इंसुलिन की जीन लाएं। अब आप लोग ये तो सभी जानते हो, इंसुलिन की जीन बॉडी की हर सेल में है, तो क्या हर सेल में से किसी में से भी निकाल सकते हैं? हम डिजायर्ड जीन कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि बॉडी की हर सेल के अंदर इंसुलिन की जीन है। लेकिन बच्चों अब हमें इंसुलिन की जीन को निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही जीन इंसुलिन की?
इंसुलिन के जीन को पता करने से पहले आप जो भी जीन आप इंटरेस्ट के लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि इंसुलिन की जीन की साइज क्या है और साथ ही साथ उसकी सीक्वेंस क्या है। मतलब उस जीन का आपको हल्का सा आइडिया होगा तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर पाओगे। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी साइज। अच्छा, ये साइज पता करना, सीक्वेंस पता करना कहां से पता लगा सकते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपना पूरा जीनोम सीक्वेंस हो चुका है? तो वहां से हमें पता चला कि इंसुलिन की जीन की साइज सिखाने के लिए लेता हूं 15 केबी की है और उसकी सीक्वेंस में GATC ऐसी सीक्वेंस है और भी है, ऐसे और भी नाइट्रोजन बेस है। ये सीक्वेंस हमें कहां से पता चली? ह्यूमन जीनोम। अरे वहां तो हर डीएनए की पूरे कोडिंग नॉन कोडिंग सबकी हमने सीक्वेंसिंग कर रखी है। अब बच्चों क्या जाता है, सबसे पहले मान लीजिए सेल है, इसमें से हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। अच्छा, ये बॉडी की कौन सी सेल ले? कोई से भी सेल ले। अब बॉडी की सेल में लेने के बाद डीएनए को हम आरी से काटेंगे। जब आरी से काटेंगे तो इसके कई सारे टुकड़े बनेंगे। अच्छा, एक टुकड़ा बनेगा या दो? बहुत सारे, ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे। टुकड़े बनने के बाद अब हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सीखा था ऐसे बेल बना देते हैं। ये जितने भी टुकड़े वो यहां रख देंगे और यहां पर भी हम कुछ डीएनए के टुकड़े डालेंगे, उन्हें हम कहते हैं मार्कर डीएनए। ये मार्कर डीएनए हम मार्केट से लेके आते हैं, जिनकी साइज वगैरह सब हमें पता होती है। अच्छा, इनकी साइज नहीं पता लेकिन इनकी साइज हमें पता है। अच्छा, ये मार्कर डीएनए जब रन कराया गया तो यहां मान लीजिए साइज मिली 5 केबी, 10 केबी, 15 केबी, 20 केबी, 25 केबी। ये मार्कर डीएनए की हमें साइज पता है। अब बच्चों, जितने भी डीएनए के टुकड़े थे, क्या इसमें कोई ना कोई इंसुलिन की जीन है? अरे कोई ना कोई तो है। क्या आपको नजर आ रही है, चमकती हुई दिख रही है? तो फिर आप कैसे ढूंढे? तो इसको ढूंढने के लिए क्या करोगे, ये जितने भी डीएनए के टुकड़े थे सब यहां रन कराओ। जब ये रन करेंगे तो मान लीजिए बच्चों यहां पर ये इस तरह से ये रन हो गए, ऐसे रन हो गए। अब मुझे बताओ इंसुलिन की जीन की साइज कितनी थी? 15 केबी। तो जो भी इस 15 के सामने वाला होगा, और ये भी तो 15 केबी के होगा, और ये जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, एक तरह से मैं कह सकता हूं यही टुकड़ा इंसुलिन की जीन। तो बताओ, क्या इन सारे टुकड़ों में से हमने इंसुलिन की जीन रैंडमली ढूंढ ली है? तो इसीलिए इस मेथड को नाम भी दिया जाता है रैंडम मेथड। तो डिजायर्ड जीन को लाने का ये पहला तरीका है जिसमें हम होल डीएनए में से रैंडमली उसको ढूंढ लेते हैं। इसमें से बच्चों हमने जब इस डिजायर्ड जीन को ढूंढ लिया, यहां पर इसको ढूंढ लिया, तो अब हम इसको यहां पर आरी से यहां पर इसको कट करेंगे। अच्छा, फिर साथ ही साथ जेल को मेल्ट करेंगे और इस डीएनए के फ्रेगमेंट को बाहर निकालेंगे। प्रोसेस का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या कहलाता है? इल्यूशन। जेल में से डीएनए को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इल्यूशन। अब बच्चों, ये जो डीएनए का टुकड़ा है एग्जैक्टली इंसुलिन की जीन है या नहीं, इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा। और इसको कंफर्म करने के लिए हम यहां पर एक ऐसी मशीन काम में लेते हैं जिससे हम सीक्वेंसिंग करा सकते हैं, जो कि सेंगर के प्रिंसिपल पे काम करती है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। कुछ याद है? उसे बच्चों हम ऐसे कंप्यूटर के साथ लिंक करके रखते हैं। अब इस डीएनए के टुकड़े को उठाओ, यहां रख दो, और यहां रखने के बाद क्या इसकी सीक्वेंसिंग करा लेंगे। अच्छा, यहां पर जब हमने सीक्वेंस पता की, यहां सीक्वेंस मिली GATC-। अब बताओ, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस अलग है या सेम है? अगर आपको लगा कि सीक्वेंस सेम ही मिली है तो मैं कह सकता हूं 100% ये जीन इंसुलिन की। अरे कुछ समझे बेटे? तो हम सीक्वेंस से भी फाइनल पता कर लेंगे कि जो जीन हमने निकाली है वो जीन एग्जैक्टली किसकी है? इंसुलिन की जीन। इस तरह से हम जीन का पता लगा लेते हैं। तो इंसुलिन की जीन का पता ऐसे लगाया जाता है। अच्छा, अब ये जो जीन हमने निकाली है, मान लीजिए इसके नंबर कम है, क्या बढ़ा सकते हैं? बढ़ाने का तरीका तो मैं नहीं बताऊंगा। पीसीआर, जैसे पीसीआर करेंगे क्या नंबर बढ़ जाएगी? अब बच्चों, ये जितने भी टुकड़े हैं इनको वेक्टर के साथ जोड़कर मैंने होस्ट सेल में पहुंचा दिया। ये जो होस्ट सेल है, सिखाने के लिए लेता हूं इकोलाई की सेल। जो होस्ट सेल ले रहे वो इकोलाई की है। इस इकोलाई के अंदर यहां पर ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जब हमने ह्यूमन की जीन इकोलाई में डाली तो इससे जो पहला आरएनए बना, उस आरएनए में एक्सोन एक्सोन के अलावा इंट्रोन था। आरएनए का नाम HNRNA। इस HNRNA में से अब बताओ बच्चों क्या हटाना है? इंट्रोन को हटाने की प्रोसेस। स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या केवल एक्सोन एक्सोन बचेगा? आरएनए का नाम mRNA। अब ये mRNA क्या प्रोटीन इंसुलिन बना लेगा? नहीं बनेगा। हाँ, रीजन तो आना चाहिए, मैं एक बार पहले भी समझा चुका हूं ये बातें। बताइए, प्रोकैरियोट ई कोलाई के अंदर स्प्लाइसिंग तो mRNA प्रोटीन, यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमने बच्चों यहां पर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं बना, प्रोटीन ही नहीं बना।
क्या हमें स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम आ गई है? कैसे सोल्व करें? cDNA। तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके सेकंड तरीके के पास, और वो है cDNA फॉर्मेशन। अच्छा, डीएनए लाने का पहला तरीका क्या था? रैंडम। पूरे डीएनए में से रैंडमली हमने ढूंढ लिया। लेकिन रैंडम मेथड में दिक्कत आती है कि अगर आप जीन प्रोकैरियोट्स में डालती हो तो स्प्लाइसिंग की दिक्कत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए अब cDNA बनाते हैं। इसके लिए बच्चों सेल में से पहले mRNA निकालते हैं, और mRNA से पहले cDNA बनाते हैं, और इसको उठा के होस्ट पर ट्रांसफर करते हैं, और उससे बच्चों सक्सेस मिल जाती है। अब बच्चों यहाँ पर cDNA बनाने में भी कई बार दिक्कत आती है कि पर्टिकुलर mRNA होना ही चाहिए। इंसुलिन की जीन है तो उसी का ही mRNA होना चाहिए। तो इसके लिए पेनक्रियास की बीटा सेल में से पर्टिकुलर mRNA को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम एक तीसरे तरीके पर और जा सकते हैं, और वो है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। सबसे बढ़िया तरीका, जीन का क्या कर दो? आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर दो। पहली बार आर्टिफिशियल जीन बनाने का काम आप सबको पता है खुराना साहब ने किया था। कुछ याद है? खुराना साहब ने पहली बार जब आर्टिफिशियल डीएनए बनाया था, एंजाइम से या केमिकल से? तो केमिकल मेथड से जीन बनाने का काम खुराना साहब बच्चों उस जमाने में जीन बनाने सीख गए थे। तो आज के टाइम पे तो और भी कई टेक्निक्स आ गई। तो आज के टाइम पर सबसे बढ़िया तरीका है जीन को आर्टिफिशियल बना लो। और आर्टिफिशियल बनाने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस पता होनी चाहिए। मुझे बताओ सीक्वेंस कहां से मिलेगी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपको सीक्वेंस पता है? बस इस सीक्वेंस को आप लोग एक कॉपी में लिखो, जो कंपनी जीन बनाती है उसको आप भेज दो। अब वो कंपनी क्या करेगी? उसी सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस का आपने कहा है, उसी सीक्वेंस का बच्चों आप लोगों को आर्टिफिशियल डीएनए बनाएगी और आपके घर अमेजोन के थ्रू पहुंचा देगी। तो आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियली जीन बना सकते हैं। तो मुझे बताओ, जीन बनाने के आपके पास कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका रैंडम मेथड, दूसरा cDNA, और तीसरा आर्टिफिशियल। कौन ज्यादा अच्छा है? सबसे बढ़िया आर्टिफिशियल है। इसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बस सीक्वेंस लिखो और अपने आप जीन घर पे आ जाती है। कुछ भी नहीं करना होता है। तो आजकल की कंपनियां भी यही करती है। आजकल की कंपनियां जब प्रोडक्ट बनाती है, बायोटेक की कंपनियां, तो वो आर्टिफिशियल सिंथेसिस को प्रीफर करती है। ये सब पुराने तरीके हो गए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, गड़बड़िया होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन का। तो डिजायर्ड जीन इसमें लिख लेना, ऑब्टेन्ड बाय 3 मेथड्स। ऑब्टेन्ड बाय 3 मेथड्स। उसमें पहला रैंडम मेथड। पहला रैंडम मेथड। In this method, the whole DNA is in this method, the whole DNA is cut by RE. In this method, the whole DNA is cut by RE, and desired gene selected by gel electrophoresis. Desired gene selected by gel electrophoresis, comma, autoradiography, and gene sequencing. Second, cDNA formation. और थर्ड, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। डिजायर्ड जीन कितने तरीके से ला सकते हैं? 3। ज्यादा बेस्ट तरीका क्या है? आर्टिफिशियल ना, आर्टिफिशियली बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है। अभी तक बच्चों मैंने बायोटेक में जितने भी टूल्स होते हैं, सारे टूल्स आपको एक एक करके सब समझा दिए। अब हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है? तो हेडिंग स्टेप्स ऑफ बायोटेक। जब भी बच्चों बायोटेक शुरू होती है तो सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बायोटेक शुरू हुई मतलब सबसे पहला काम कर दो डीएनए का आइसोलेशन।
डीएनए का आइसोलेशन, ये बच्चों सबसे शुरुआती स्टेप होती है। अब डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाता है, मैं आपको बच्चों पहले कई बार बोलता रहता था कि आगे हम पढ़ेंगे डीएनए का आइसोलेशन, आज वही दिन है। डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाए, मान लीजिए ये मेरे पास एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये लेयर जो है ये है सेल वॉल, और इस सेल वॉल के अंदर की तरफ ये लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ बैठा हुआ है डीएनए। हमारा टारगेट क्या है, डीएनए को बाहर निकालना। बहुत आसान तरीका है वैसे, मैं बस आपसे पूछूंगा, अपने आप से बता दोगे आपको। अच्छा, हमें डीएनए को बाहर निकालना, तो क्या हमें इन दोनों बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा? बताओ सबसे पहले क्या तोड़े? सेल वॉल। सभी अच्छे से बताना, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ना है, क्या डाल देंगे? लाइसोजाइम। जैसे बच्चों लाइसोजाइम इस टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे, तो लाइसोजाइम डालते क्या इसकी सेल वॉल रप्चर होने लग जाएगी? बताओ अब क्या तोड़ना है? सेल मेम्ब्रेन। क्या मिला है? लाइपेज। जैसे बच्चों लाइपेज मिलाएंगे, क्या इसकी सेल मेम्ब्रेन भी रप्चर होने लग गई? बताओ, सेल वॉल टूट गई, सेल मेम्ब्रेन टूट गई, क्या बाहर आ चुका है? डीएनए। लेकिन हमें ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को पहले नीचे बिठाना पड़ेगा, और इनको नीचे बिठाने के लिए यहां अगली स्टेप चलाते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ये सेल सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हाई स्पीड पर घुमाना। जब बच्चों इसको हाई स्पीड पर घुमाएंगे, तो जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े हैं, ये टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे। सेल वॉल का टुकड़ा नीचे बैठ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इसका टुकड़ा नीचे बैठ जाएगा, और ये डीएनए यहां ऊपर आ जाता है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब हम सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को तोड़ेंगे, तो क्या सेल में से बस डीएनए ही बाहर आता है? नहीं, सेल के अदर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। क्या इसमें से आरएनए बाहर नहीं आएगा? आएगा। क्या प्रोटीन बाहर नहीं आएगा? आएगा। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन सब बाहर आएगा। अच्छा, इनमें से हमें जरूरत किसकी? आरएनए की जरूरत नहीं है, क्या करें? तो टेस्ट ट्यूब में एक एंजाइम और मिला दो, नाम बोलो आरएनएस। जैसे ही आरएनएस डालेंगे, बताओ क्या होगा? आरएनए को तोड़ देगा। अगला बोलो प्रोटीएस। जैसे प्रोटीएस डालेंगे, क्या प्रोटीन टूट जाएगा? बताओ कौन टूट गया? आरएनए। कौन टूट गया? प्रोटीन। जैसे डीएनए आरएनए आरएनए प्रोटीन टूटा, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर केवल और केवल यहां बचा हुआ है डीएनए। इसमें बच्चों डीएनए बचा है, सारे फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, हमने केवल और केवल डीएनए को यहां। अब इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए होता तो है, लेकिन बच्चों वो डीएनए आपको नजर नहीं आता। टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, बिल्कुल रखा है, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं। आप चाहते हैं कि कम से कम मुझे उसके थ्रेड, उसके धागे नजर आ जाए। तो इन थ्रेड्स को देखने के लिए अब बच्चों इसके अंदर हम मिला देते हैं चिल्ड इथेनॉल। इसके अंदर क्या डाल रहे हैं बच्चों? इथेनॉल। जब बच्चों इसमें चिल्ड इथेनॉल को डाला जाता है, इस चिल्ड इथेनॉल का मेन पर्पस होता है डीएनए का प्रेसिपिटेशन। ये बच्चों डीएनए का प्रेसिपिटेशन कर देता है। मतलब जैसे हम इसमें चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे, वो डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ जोड़ेंगे, और उसको प्रेसिपिटेट करने की वजह से यहां पर डीएनए के आप लोगों को ऐसे थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों डीएनए के थ्रेड्स आपको नजर आएंगे, ये थ्रेड नजर आ गए। अच्छा, अब इन थ्रेड को मुझे टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकालना, तो इनको बाहर निकालने के लिए हम यहां पर एक ऐसा ब्रश लेते हैं, एक ऐसा छोटा सा ब्रश लेते हैं। उस ब्रश को बच्चों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और हल्के हाथ से घुमाते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से। और जैसे जैसे उसको घुमाएंगे, ये सारे थ्रेड इस ब्रश के चारों तरफ लिपट जाते हैं, और बड़े आसानी से उस डीएनए को ऐसे खींच के बाहर निकालें। और ऐसे थ्रेड को में से टेस्ट ट्यूब में से ऐसे डीएनए के थ्रेड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पूलिंग। बताओ स्पूलिंग में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में से डीएनए के थ्रेड्स को ऐसे बाहर निकालना, प्रोसेस का नाम स्पूलिंग। ये बच्चों स्पूलिंग करके फाइनली ये जो डीएनए है, ये डीएनए बच्चों इस तरह से बाहर आ जाए। तो हमने क्या किया, सेल में से पूरा डीएनए ऐसे आइसोलेट कर। डीएनए आइसोलेशन, ये जो तरीका मैंने आपको समझाया है, ये तो था बैक्टीरिया का। लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों आज प्लांट में से निकालो। सब कुछ सेम है, बस यहां लाइसोजाइम मत डालो। क्या डालो? सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, बाकी तरीका सेम है। अच्छा, फंगस से निकालना हो तो काइटिनेज, एनिमल से निकालना हो तो केवल लाइपेज। केवल लाइपेज मिलाओ और आगे का सारा काम कर दो। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म से डीएनए आइसोलेशन का तरीका लगभग सेम ही होता है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि डीएनए तो बहुत बार बाहर निकाल लिया, आज आरएनए बाहर निकालो। निकाल सकते? सब कुछ सेम होगा, बस हाँ यहां आरएनए मत डालो। क्या डाल दो? डीएनए, बाकी सब तरीका। मैं चाहता हूं प्रोटीन बाहर निकाले, प्रोटीएज मत डालो, बाकी सब डाल दो। तो तरीका सबका लगभग सेम ही होता है, हल्का बहुत बस डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं चाहता हूं डीएनए बाहर निकाले,
तो क्या उसमें डीएनए यूज करेंगे? अच्छा, डीएनए यूज क्यों नहीं कर रहे? डीएनए कोई तोड़ देगा। तो क्वेश्चन ही बनता है, डीएनए आइसोलेशन में कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता? डीएनए यूज नहीं होता, बाकी सब होते हैं लेकिन डीएनए का यूज नहीं किया जाता। बना लो इसको। हाँ चलो, राइपेज में तो सबकी मेमोरी टूट जाएगी। हाँ, अरे वो मेमोरी नहीं तो तोड़ना है। हो गया कंप्लीट। हो गया। ये बच्चों डीएनए जो बाहर आ गया है, अब फटाफट बता देना, आप तो सब जानते हो आप लोग। डीएनए बाहर आ गया, बताओ इस डीएनए को क्या पूरे, जैसे एनिमल सेल से बाहर निकालते, क्या पूरा डीएनए हम होस्ट में डालते? क्या हमें स्पेसिफिक जीन को पता करना है? बताओ इसको किससे काटें? आरी से। क्या कई सारे टुकड़े बनेंगे? क्या सारे टुकड़े काम के हैं? तो क्या इसमें डिजायर्ड जीन का सिलेक्शन करेंगे? कैसे करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अरे याद है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और टेक्निक लगा के। अच्छा, डिजायर्ड जीन बाहर आ गई, बताओ इसकी नंबर बढ़ाना है, पीसीआर। अब मुझे इसको होस्ट में पहुंचाना है, क्या करें? वेक्टर। अच्छा, वेक्टर से जब काटेंगे, मान लीजिए इसको इक्को आर1 से काटा, तो इसको क्या सेम आर से काटना जरूरी है? स्टिक बन गए। अब क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। लाइगेज से जब जोड़ेंगे, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा? और फिर इसको कहां पहुंचा देंगे? होस्ट में। तो इन स्टेप के बस नाम लिख लो, लिख जाओ फटाफट। सेकंड स्टेप, आइसोलेटेड डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए कट बाय आरई, आइसोलेटेड डीएनए कट बाय आरई। थर्ड स्टेप, सिलेक्शन ऑफ desired gene by selection of desired gene by gel electrophoresis and other techniques. Selection of desired gene by gel electrophoresis and other technique. अदर टेक्निक मतलब वो ऑटो रेडियोग्राफी, डीएनए सीक्वेंसिंग, वो सारी। फिर आगे नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इंक्रीज बाय, बताओ नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इंक्रीज बाय पीसीआर। अब पीसीआर कैसे करते हो सभी जानते हो, कितनी स्टेप है? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। अगली स्टेप, वेक्टर, वेक्टर कट बाय सेम आरी, वेक्टर कट बाय सेम आरी, सेम आरी से काटेंगे। अगले स्टेप,
desired gene and vector joined by DNA ligase. Desired gene and vector joined by DNA ligase. Next, assembly triangle joined by DNA ligase and form recombinant DNA (RDN) and form recombinant DNA. Understand? Recombinant DNA (rDNA) transfer in host cell. Recombinant DNA transfer in host cell. अच्छा, जब इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे तो इसके दो मेथड है. पहला इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड. दो तरीके हैं, पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में इतना सा लिख लो, बाय यूजिंग वेक्टर. इनडायरेक्ट में बाय यूजिंग वेक्टर और डायरेक्ट में लिखना वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर. वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के जीन पहुंचाना, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर. तो इसमें एक में वेक्टर यूज करना है, एक में बिना वेक्टर के हम जीन पहुंचा देंगे. क्लियर? अब ये कैसे किया जाता है उसको हम अगली क्लास करेंगे. आज अच्छा, टेस्ट में भी बायोटेक नहीं आएगा, है ना. टेस्ट में मॉलिक्यूलर और प्लांट ब्रीडिंग. ओके, थैंक यू. संडे को होने वाले टेस्ट का सिटिंग अरेंजमेंट प्लान नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया है, देख लें.